हेलो 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 हेलो, कैसे हो बच्चों? सरम बढ़िया, आप सुनाइए। यहाँ भी सब बढ़िया। 5 बार हेलो का मतलब लेक्चर नंबर 5। स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 विद अ हाई फाइव। चलिए बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। सब पढ़ डाला आपने हेलीकॉप्टर व्यू से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टोरी हो गई, उसकी रिवीजन हो गई। स्टेप नंबर 2 पे आपने लिंक करके सारे नोट्स पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। स्टेप 3 पे आपने उसकी क्विक रिवीजन भी कर डाली और स्टेप 4 का आपने MCQ पार्ट भी कवर अप कर लिया है। आज इस लेक्चर के अंदर हमारी कोशिश होगी, हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल्स। चलिए बच्चों, मेरा मानना है आप लोग पूरी रिवीजन के साथ बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यही लेक्चर देखना शुरू कर दोगे, फिर उससे परेशानी क्या होगी, आपको उतने एफर्ट्स नहीं दिख पाएंगे हमारी टीचिंग में जितने हमने पिछले 4 क्लास में लगा के यहां तक आपको लाए हैं। अगर आपको पूरा फायदा उठाना है, आपको पूरा बेनिफिट लेना है, तो आपको हमसे लगातार जुड़े रहना होगा। YouTube पर पहले कुछ लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूरा मिल जाएगा। आने वाले लेक्चर्स इतने ज्यादा YouTube पर अवेलेबल नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन से पूरा कोर्स बाय करना पड़ेगा। अगर अभी फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आया है तो 999 में, केवल 999 में आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर रिजल्ट ऊंच नीच रहा, हम तो पहली बात कहते हैं ना रहे, लेकिन पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा अगर रिजल्ट ऊंच नीच हो। और अगर अच्छा आए तो आप क्या करोगे, बकाया फीस दे दोगे 12,000 रुपए बोथ ग्रुप विद हार्ड बुक। एंड कोई भी एक ग्रुप अगर आप लेते हैं 7,000 रुपीज, तो बोथ ग्रुप में 2,000 की बचत रहेगी आपके पास, ओनली थ्रू चार्टर्ड स्टडीज अकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, जरूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर भी है, लिंक भी है। कोई और क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करें। चलिए अब हम चलेंगे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ला 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 ला, ये रहे वो नोट्स जो हमने थे पढ़े, ये रही इलस्ट्रेशन सबसे पहली। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अब तुम्हें एहसास होगा, दबंग मूवी देखिए, दबंग। वो क्या कहता है विलन सलमान खान से, आज तुम्हें एहसास होगा तुम्हारा ट्रांसफर कानपुर क्यों ना होना चाहिए था। सलमान खान क्या कहता है, तुम्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन, ये प्रैक्टिकल तुमसे कह रहे हैं कि CA इंटर सितंबर 25 सफलता बैच के बच्चों, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों CA में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था। तुम भी इन इलस्ट्रेशंस को जवाब दो कि इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि क्यों तुम्हें CSA के थ्रू हमसे नहीं टकराना चाहिए था। वाई वरी व्हेन संदीप सर इज नॉट एट ऑल इन अ हरी। कोई जल्दबाजी नहीं, ठहर के उड़ाएंगे इनको, ठहर के नेस्तो नाबूद करेंगे इनको, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कैसी भी। बस 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 मेरी तरफ से इतनी सी रिक्वायरमेंट में मान करके चल रहा हूं कि आपने पिछली क्लासेस पढ़ के ही ये क्लास देख रहे होगे। ये मेरी रिक्वायरमेंट है बच्चों। पिछली क्लास की रिवीजन हल्की है या देखी नहीं है, एक सांस में देख रहे हो या डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ गए हो। अगर ऐसे बच्चे हो तो उतना आउटपुट शायद आप महसूस ना कर पाओ जितना करना चाहिए। समझ में सब आ जाएगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, पर जितना मेमोराइजेशन टेक्निक वाला पार्ट है हमारा, वो शायद आप लोगों का मिस हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे, मेमोराइजेशन थोड़ा सा मिस कर जाओगे, जो पिछली क्लासेस में हम मेहनत करके आए हैं। तो जरूर जरूर पीछे का भी देख करके चलें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। सर आज आपने माथे पर तिलक क्यों लगाया है? अरे बच्चों, माथे पर तिलक तो रोज भी लगा सकते हैं, आज में ऐसा क्या है? बस इतना है कि हाथ छोटा सा हवन था इसलिए लगाया हुआ है। ठीक है सर जी, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के आशीर्वाद से छोटी मोटी चीज़ें जो जीवन में ना पाने योग्य है उन्हें पाने में लगे हुए हैं और छोटे मोटे हवन करवाते रहते हैं। ठीक है जी, आपका योगदान यही है कि जब हम भी मेटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा हैं तो आपके सहारे गाड़ी आगे बढ़ रही है, CSA के सहारे गाड़ी आगे बढ़ रही है। चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड, closing inventory as at 31st of March 22 amounts to 163,000, 1,63,000 on the basis of FIFO method। कह रहे हैं
कोई बिजनेस है जिसका नाम है मेसर्स प्रशांत लिमिटेड। 31 मार्च 2022 को प्रशांत लिमिटेड की जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो है 1,63,000 रुपए। फीफो मेथड अगर वो लगाएं तो, फीफो मेथड अगर वो लगाएं तो द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। ये आईसीआई के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल चल रहे हैं, स्टडी मटेरियल के, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है उसके। द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। कंपनी अब फैसला ले रही है कि अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड हमारे लिए ठीक नहीं है, अब हम वेटेड एवरेज मेथड लगाना शुरू करेंगे। चेंज इन पॉलिसी हो गया? यस सर। पॉलिसी क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस मेथड इक्वल टू पॉलिसी। प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए वो किस मेथड से निकालते थे अभी तक? फीफो। पर अब वो मेथड चेंज करके क्या कर दिया? वेटेड एवरेज। तो ये हो गई चेंज इन पॉलिसी। मेथड बदलो चाहे प्रिंसिपल बदलो, पॉलिसी चेंज तो हो ही जाता है अपने आप ही। फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम ईयर 21-22। अब वो चाहते हैं कि साल 21-22 से फीफो की जगह वेटेड एवरेज लगाना शुरू करें। अगर वो वेटेड एवरेज लगाएं इसी दिन, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022 कम्स आउट टू बी 1,47,000, 147,000, 1,47,000। ऊपर देखो, फीफो मेथड से 31 मार्च 2022 को ही वैल्यू आती है 1,63,000 और 31 मार्च 22 को ही अगर वेटेड एवरेज लगा दे तो फिर वैल्यू आएगी 1,47,000। यानी 21-22 ईयर की बात चल रही है, 21-22। इस ईयर में अगर हम फीफो लगाते तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता 1,63,000, पर क्योंकि हम इसमें वेटेड एवरेज लगा रहे हैं तो अब आ रहा है हमारा इन्वेंट्री 1,47,000। बच्चों कितना कम हो गया इन्वेंट्री? फीफो से वेटेड एवरेज आने की वजह से इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू कम हो गई? सर फीफो होता तो होता 1,63,000 माइनस वेटेड एवरेज है तो अब है 1,47,000। सर 16,000 की रिडक्शन आ गई, 16,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक नीचे गिर गया। एंड क्या सिखाया गया है आप लोगों को? क्लोजिंग और प्रॉफिट में कैसा, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक घटता है तो प्रॉफिट भी घटता है। तो क्योंकि अब फीफो से वेटेड एवरेज पे आओगे, 16,000 से स्टॉक को नीचे गिराओगे तो आपके प्रॉफिट पे भी 16,000 की रिडक्शन का इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा सर। ये बात हम प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में रिलेशन होता है। एक एक वर्ड मैंने कहा था काम आएगा। आप देखो कितना सारा ज्ञान पहले ही क्वेश्चन में काम आया है। हमारी पिछली मेहनत का, पिछली क्लासेस का कितना सारा ज्ञान काम आया है पहली ही क्लास, पहले ही क्वेश्चन। प्रिंसिपल पता लग गया, मेथड पता लग गया, चेंज इन पॉलिसी की बात हो गई, रिडक्शन पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, एंड ये इसका इस चीज का यूज आ गया। कितनी सारी चीजों का यूज एक ही क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है जो रियलाइजेबल वैल्यू रहेगी इन्वेंट्री की वो है 1,95,000। यानी क्वेश्चन आपकी ये टेस्टिंग भी ले रहा है कि कहीं बच्चों को ये वाला रूल पता है कि नहीं कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे दी आपको 1,95,000। क्वेश्चन ये भी टेस्ट कर रहा है कि कहीं बच्चे 195 तो नहीं ले लेंगे स्टॉक को। कहीं बच्चों को ये पता है कि नहीं कि स्टॉक की वैल्यूएशन का प्रिंसिपल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये बात बच्चों को पता है या नहीं? क्वेश्चन ये चेकिंग कर रहा है आपकी। आपको तो पता है कॉस्ट है आपकी 1,47,000, भाई वेटेड एवरेज वाली तो लोगे जब मेथड चेंज हो गया तो उसी से तो कंपेयर करोगे। यस सर, कॉस्ट है आपकी 1,47,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 1,95,000, दोनों का लोअर 1,47,000। और अगर आपने लगाया होता फीफो तो कॉस्ट होती 1,63,000, एनआरवी 1,95,000, तब वैल्यू क्या आती? 163, तब वैल्यू आती 163। यानी माय डियर फ्रेंड्स 16,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है मेथड चेंज कर देने की वजह से। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। कह रहे हैं ये जो पॉलिसी में चेंज हुआ है, जो मेथड हम बदल रहे हैं कॉस्ट निकालने के लिए, इस चेंज इन पॉलिसी का AS1 के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर आप दे करके चलोगे, क्या डिस्क्लोजर आप दे करके चलोगे? बच्चों याद है वो टेबल जज साहब वाली? हाँ सर याद है। एएस पूछता है तुमने पॉलिसी में चेंज किया, कंपनी कहती है हाँ। एएस पूछता है फिर अगला क्वेश्चन, चेंज मटेरियल है? हाँ। अमाउंट असर्टेनेबल है? हाँ। अमाउंट डिस्क्लोज करो। चेंज मटेरियल है, अमाउंट नहीं पता, फैक्ट लिखो कि अमाउंट नहीं पता।
चेंज मेटेरियली नहीं है, छोड़ो, चेंज अभी मेटेरियल नहीं है, आने वाले ईयर्स में मेटेरियल होगा, ये बात डिस्क्लोज कर दो। बताओ तुम्हारे वाला कौन सा केस है? पॉलिसी में चेंज हुआ है? हाँ सर। इस क्वेश्चन में कौन सा केस है? पॉलिसी में चेंज हुआ है? हाँ सर। चेंज मेटीरियल है? हाँ, क्योंकि प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, और 16,000 अच्छी खासी वैल्यू होती है, कोई कम वैल्यू तो है नहीं, 16,000 रुपए। उसके बाद अमाउंट पता है, हाँ 16,000 का इंपैक्ट पड़ रहा है, अमाउंट एसर्टेनेबल है, तो क्या डिस्क्लोज कर देंगे? अमाउंट डिस्क्लोज कर देंगे कि पॉलिसी चेंज करने की वजह से 16,000 रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हमारा प्रॉफिट 16,000 से नीचे गिर जाएगा। ये पूरी बात आपको लिखनी होगी कुछ इस प्रकार से। As per AS1 disclosure of accounting policies, any change in accounting policy which has a material effect should be disclosed in the financial statements. Amount by which any item financial statement is affected by such change should also be disclosed. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part the fact should be indicated. Thus, Prashant Limited should disclose the change in valuation method of inventory and its effect on financial statements. The company may disclose the change in accounting policy in the following manner. ये वही बात लिख दी, ये वही हमारा चार्ट लिख दिया इन्होंने कि अगर पॉलिसी में चेंज हुआ है, फैक्ट मेटेरियल है, अमाउंट पता है तो अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे, और अगर अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट लिखेंगे कि अमाउंट पता ही नहीं है। पूरी टेबल उतार दो, और अगर मेटेरियल ही नहीं है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इफ द चेंज इज नॉट मेटेरियल, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड एज पर AS1। पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है ये लिखना है। तो पहले तो जो हमारी वो चार्ट है उसे उतार दो, उसे अपने वर्ड्स में लिख दो, वो जो चार्ट है उसे उतार दो यहाँ पे। यस सर, जो हमने सारा बताया था चेंज इन पॉलिसी के केस में। उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। प्रशांत लिमिटेड इज चेंजिंग इट्स मेथड फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, एंड अगर हम फीफो से करते, इफ क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड थ्रू फीफो मेथड, द क्लोजिंग स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट 1,63,000, नाउ इट इज वैल्यूड एट वेटेड एवरेज, द इन्वेंट्री कम्स डाउन टू बी 1,47,000। ये फैक्ट लिख दो, फिर नीचे कंक्लूजन लिखो कि कैसे डिस्क्लोज करेंगे। द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज हैविंग अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड, द प्रॉफिट्स वुड रिड्यूस बाय 16,000 बिकॉज देयर इज अ रिडक्शन इन द क्लोजिंग स्टॉक बाय 16,000। आप ये लाइन में लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशन। वही बात यहां पे नीचे लिखी हुई है, वही बात यहां पे नीचे लिखी हुई है। प्रेजेंट ईयर में कंपनी ने मेथड चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी से हमारा करंट प्रॉफिट और इन्वेंट्री दोनों रिड्यूस हो गए हैं 16,000 रुपए से। बिल्कुल एज इट इज, एक एक वर्ड डिक्टो स्टडी मटेरियल वाला लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। ऊपर लिख दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, AS कौन सा एप्लीकेबल है और उसके प्रोविजंस वो कहता क्या है। फिर बीच में लिख दो फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस कि हमारे क्वेश्चन में प्रशांत लिमिटेड के केस में क्या क्या हो रहा है, और नीचे लिख दो कंक्लूजन। बात खत्म, पूरे के पूरे नंबर लिखेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जगन्नाथ लिमिटेड हैज मेड अ राइट इश्यू ऑफ शेयर्स इन 2022। साल 2022 में जगन्नाथ लिमिटेड ने कोई राइट इशू किया है शेयर्स का। तुम्हें पता है राइट इशू क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, राइट इशू क्या होता है। जैसे एक कंपनी ने पहली बार शेयर्स इशू किए और 10,000 शेयर्स इशू किए, 5 लोगों ने खरीद लिए, ABCDE 2000 ABCDE बनेंगे ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर्स, पहली बार जो शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, फर्स्ट टाइम ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। अब क्या होता है, 3 साल बाद कंपनी को फिर से 5,000 शेयर्स इशू करने हैं। कंपनी अच्छी चल पड़ी है, अब वो और इन्वेस्टमेंट चाहती है, अब उसे 5,000 शेयर्स और इशू करने हैं। तो आप बताओ, उन 5,000 शेयर्स को इशू करते टाइम क्या कंपनी का ये फर्ज नहीं है कि वो बाहर वाले किसी व्यक्ति से पूछे कि भाई हमारे 5,000 शेयर्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? इससे पहले वो ABCDE से ही पूछ ले कि जी आप हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हो, नए शेयर्स पे भी पहला हक आपका बनता है, आप अगर नए शेयर्स खरीदना चाहते हो तो बताओ, पहले हम आपको ही देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से मान लो कोई बच्चा हमसे फाउंडेशन में पढ़ा और इंटर में हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो हम किससे पूछेंगे? पहले नए इंटर एडमिटेड बच्चे से पूछेंगे या जो हमसे फाउंडेशन में पढ़ा हुआ मुझसे पूछेंगे कि भाई पहले अगर आप आ रहे हो इंटर में हमसे पढ़ रहे हो तो आप पहले आ जाओ, बाकियों को बाद में बुलाएंगे, आप हमारी पहली प्रेफरेंस हो, आप ओरिजिनली स्टार्टिंग से ही हमसे जुड़े हुए हो, इसलिए हम पहली सीट इंटर के अंदर आपको ही देंगे जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं। राइट सर, ये बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो ये कंपनीज एक्ट में भी नियम बना हुआ है कि अगर एक कंपनी कभी दोबारा, तिबारा या चौबारा शेयर्स इशू करती है
तो पहले उसे अपने ओरिजिनल शेयर होल्डर से ही पूछना है कि जी आप ले रहे हो या नहीं। अगर वो मना करते हैं फिर किसी अदर बंदे को वो शेयर्स दिए जाएंगे। इससे एक और फायदा, इससे ना कंपनी का भी फायदा है। ABCDE की आपस में बढ़िया पड़ती है, 3 साल में कंपनी को चला के इस लेवल तक ले आए कि वो दोबारा शेयर्स इशू कर रही है कंपनी। अब ABCDE को नए शेयर्स ना दिए जाए, उनसे पूछा ना जाए, नए बंदों को ले आया जाए, तो फिर वो नए बंदे अपनी चलाने लगेंगे, वो ABCDE की काम में दखल अंदाजी करेंगे। हो सकता है ABCDE की जो बॉन्डिंग है वो बिगड़ने लगे नए लोगों के आने से। इसलिए बॉन्डिंग बनी रहे, कंपनी अच्छी चलती रहे, इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि ओरिजिनल यानी पुराने शेयर होल्डर से ही पहले पूछा जाए कि जी आपको शेयर्स दिए जाए या नहीं। इवन थोड़ा प्राइस सस्ता करके भी दिए जाते हैं उनको शेयर्स, इवन थोड़ा प्राइस सस्ता करके भी दिए जाते हैं उनको शेयर्स। प्यारे बच्चों, भाई पुराने लोग हैं, अब फाउंडेशन में हमसे पढ़ा हुआ बच्चा है, इंटर में भी हमसे ही पढ़ेगा, तो ये नहीं कहेगा सर थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, आपके फाउंडेशन का स्टूडेंट, हम थोड़ा बहुत उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिल्कुल देंगे सर। ऐसे ही कंपनी के केस में भी होता है, जब राइट शेयर्स ओरिजिनल बंदों को दिए जाते हैं कि जी आप ले रहे हो या नहीं, तो कंपनी ये भी कहती है अगर आप लेते हो तो सस्ते में भी देंगे आपको। तो जगन्नाथ लिमिटेड राइट इशू लेकर के आ रही है 2022 में। ऑफर डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड ऑन 31 मार्च 22। प्रोजेक्टेड मतलब अंदाजा, कंपनी ये अनुमान लगा रही है कि आने वाले साल 21-22 में 40 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी कमाएगी। सरप्लस यानी मुनाफा, कंपनी 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाएगी, ये कंपनी का अनुमान है आने वाले साल 21-22 में। ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर prepared on the HIT 2 followed accounting policies and presented for perusal of the board of directors showed a deficit of 10 crore. The board in consultation with the managing director decided on the following. कंपनी ने अंदाजा लगाया था शुरू में कि 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, और साल खत्म होते होते नजदीक आते आते कंपनी को 10 करोड़ का घाटा हो रहा है। कहाँ कंपनी अनुमान कर रही थी कि 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा, अनुमान इतना बुरा पिटा कि 1 रुपए का प्रॉफिट छोड़ो 10 करोड़ के घाटे में। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ फैसला ले रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। जरा ध्यान से सुनना कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या फैसला ले रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग: वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ instead of the HIT 2 method of valuation of inventory at prime cost 30 करोड़। कह रहे हैं इन्वेंट्री जिसे अभी तक हम प्राइम कॉस्ट पे निकाला करते थे और वो 30 करोड़ आती, उसे अब वर्क कॉस्ट पे निकालो, वो 50 करोड़ आएगी। आप सोच सकते हो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्राइम कॉस्ट 30 करोड़ की बजाय इन्वेंट्री को वर्क कॉस्ट 50 करोड़ पे क्यों ला रहे हैं? सर इससे इनकी इन्वेंट्री 20 करोड़ बढ़ जाएगी, और इन्वेंट्री 20 करोड़ बढ़ते ही प्रॉफिट भी 20 करोड़ बढ़ जाएगा, माइनस 10 करोड़ से प्लस के 10 करोड़ में आ जाएंगे। माइनस 10 करोड़ में अगर 20 करोड़ का प्रॉफिट जोड़ोगे तो कहां जाओगे? प्लस के 10 करोड़ में। यस सर जी, हम आ जाएंगे प्लस के 10 करोड़ में। बिल्कुल ठीक, एकदम सही बात, एकदम सही बात। देख रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए अकाउंटेंट आया, चीफ अकाउंटेंट, उसने दिखाया कि देखो जी ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, हम तो माइनस 10 करोड़ में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या बोला? इन्वेंट्री 30 करोड़ प्राइम कॉस्ट की बजाय 50 करोड़ वर्क कॉस्ट पे ले लो, इन्वेंट्री को 20 करोड़ बढ़ा दो। और बच्चों कोई 2 नंबरी काम नहीं है, कभी आप सोचो ये कोई गलत काम है, नहीं नहीं। प्राइम कॉस्ट में हमारा मटेरियल लेबर आ जाता है, वर्क कॉस्ट में ओवरहेड भी आ जाएंगे, और बिल्कुल अलाउड है, ओवरहेड भी आप ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं, वो भी उसी पे एलोकेट होते हैं, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कंपनी 2 नंबर काम नहीं कर रही, बस इतना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एक तरीका चेंज कर रही है, एक मेथड चेंज कर रही है। अभी तक कंपनी अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखती थी किस वैल्यू पर? प्राइम कॉस्ट वैल्यू पर। अब लिखेगी वर्क कॉस्ट वैल्यू पर। करंट ईयर में भी अगर प्राइम कॉस्ट वैल्यू पे ही लिखा होता तो इन्वेंट्री आती 30 करोड़, पर करंट ईयर में वो वर्क कॉस्ट वैल्यू पर लिखेंगे तो 50 करोड़ आ जाएगी, 20 करोड़ इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। 2 नंबर काम नहीं है, अलाउड है, कोई गलत काम नहीं कर रही कंपनी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टर को इस बारे में ना पता हो तो वो तो यही समझेंगे ना कि कंपनी में कभी घाटे हुए ही नहीं, कंपनी 10 करोड़ के प्रॉफिट में ही चल रही है, कभी माइनस 10 करोड़ में गई नहीं थी।
इसीलिए पिक्चर में आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और कहता है सुन ले भाई जगन्नाथ लिमिटेड, ये जगन्नाथ लिमिटेड है कौन सी, हाँ जगन्नाथ लिमिटेड, सुन ले भाई जगन्नाथ लिमिटेड, तो मेथड तो चेंज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, वर्क कॉस्ट भी लगाया जा सकता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लगा लो, पर साफ साफ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके इन्वेस्टर्स को बता देना कि तुमने प्राइम कॉस्ट से वर्क कॉस्ट पे आए हो, जिसकी वजह से इन्वेंट्री 20 करोड़ बढ़ी है, तब जाके नेगेटिव प्रॉफिट पॉजिटिव प्रॉफिट में आया है। ये बात उन्हें बताना, छुपा के रख मत लेना ये बात, ताकि इन्वेस्टर की नजर में ये रहे कि ये प्लस के 10 करोड़ में कैसे आए हैं, ये पहले माइनस 10 करोड़ में पड़े थे, इन्हें इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दी, तब जाके ये प्लस के 10 करोड़ में आए हैं। ये बात इन्वेस्टर्स को साफ साफ शब्दों में पता होनी चाहिए, इन्वेस्टर से छुपाना नहीं है कुछ भी। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड फॉर परमानेंट डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। परमानेंट डिमिन्यूशन मतलब गिरावट, परमानेंट मतलब परमानेंट, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जगन्नाथ लिमिटेड ने कुछ, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है हमेशा के लिए। विच हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है और अब वो गिरावट हमेशा के लिए आ चुकी है, कभी इन्वेस्टमेंट अब ऊपर नहीं जाएगी। प्रोविजन बनाना है उसके लिए 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। आपने कहीं कुछ पैसा जगन्नाथ लिमिटेड ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, आपने तो ये सोचा था ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, हमारा पैसा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, वो फिर हेरा फेरी के परेश रावल की तरह 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना, पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं, उल्टा 10 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे गिर गई, और ऐसी नीचे गिरी है कि अब कभी उठेगी भी नहीं। परमानेंट डिमिन्यूशन, परमानेंट गिर गई तो अब परमानेंट ही गिर गई। यस सर, एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी कह रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, यू आर आस्क्ड, आपसे पूछा जाता है टू ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में साल 21-22 के अंदर एनुअल रिपोर्ट में आप नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या लिख करके चलोगे, क्या क्या डिस्क्लोज करके चलोगे। तो बच्चों वही बात आप सबसे पहले लिख दोगे कि अगर किसी पॉलिसी में चेंज होता है, इफेक्ट मटेरियल होता है, अमाउंट एसेटेनेबल होता है तो अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ता है, अमाउंट नहीं पता तो फैक्ट लिखना पड़ता है, चेंज मटेरियल नहीं है तो इग्नोर करो, चेंज मटेरियल अभी नहीं है बाद में होगा तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करो। पहले पूरी AS1 की बात लिख दो, इसमें भी तो चेंज ही हो रही है, इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइम कॉस्ट मेथड की जगह वर्क कॉस्ट मेथड पे आ रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस लिख दो कि आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जगन्नाथ लिमिटेड अभी तक प्राइम कॉस्ट पे लिखती थी, अब उसने वर्क कॉस्ट पे लिखना शुरू किया, नाउ ड्यू टू द चेंज इन मेथड द इन्वेंट्री वुड इंक्रीज बाय 20 करोड़। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग एट प्राइम कॉस्ट, दिस हैज बीन डन टू मेक कॉग्निजेंस ऑफ मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड of production on account of heavy capital expenditure incurred during the year. As a result of this change, year-end inventory has been valued at 50 crore and the profit has increased by 20 crore. ये इतना ज्यादा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कॉग्निजेंस ऑफ मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल, आपको बस इतना लिखना है कि कंपनी ने इन्वेंट्री को प्राइम कॉस्ट की जगह वर्क कॉस्ट पे निकाला है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात होती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री की कॉस्ट 20 करोड़ बढ़ गई है। देयर आफ्टर our profit, the profit of the company Jagannath Limited has also increased by ₹20 करोड़। बस इतने में इन्वेस्टर झांक लेंगे कि जो 20 करोड़ का प्रॉफिट है, जो ऊपर आया है प्रॉफिट माइनस 10 करोड़ से प्लस 10 करोड़ में आया है, ये जो 20 करोड़ की छलांग लगाई गई है ये इन्वेंट्री की वजह से लगी है। बस इतना ही तो बताना है उनको। और दूसरा क्या लिख दोगे, दूसरा तो बहुत ही सिंपल है कि जी 10 करोड़ की गिरावट आ गई इन्वेस्टमेंट में, जिसके लिए एक प्रोविजन बना दिया। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर द परमानेंट डिमिनिशन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 5 years। पिछले 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट में गिरावट हुई है 10 करोड़ रुपए की, उसके लिए प्रोविजन भी बना दिया है। प्रोविजन की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है 10 करोड़ से। आप प्रोविजन बनाओगे तो प्रॉफिट नीचे गिरेगा ना। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है, किसी भी बच्चे को पता हो तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन कोई भी बनता है हमेशा हमारा प्रॉफिट नीचे गिरता है। और वैसे भी समझ लो यार, इन्वेस्टमेंट नीचे गिर गई, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई तो नुकसान ही तो होगा। नुकसान होने का क्या मतलब है, प्रॉफिट नीचे गिरेगा। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो नुकसान हुआ है, जो डिमिनिशन हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे गिरी है, उसकी वजह से द प्रॉफिट हैज रिड्यूस्ड बाय 10 करोड़। ये लाइनें लिखनी है आपको। ये तो पूरी की पूरी क्वेश्चन से उठ के आ गई, खत्म काम। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी खत्म हुई यहां पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, illustration number 3, XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position
XYZ कंपनी है, फाइनेंस का काम खोला हुआ उन्होंने। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब लोगों को पैसे देने का काम करते हैं, उनसे ब्याज कमाने का काम करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं उधार और ब्याज वसूलते हैं। बट इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन, अभी थोड़ी उनकी लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है। लिक्विडिटी मतलब पैसा नहीं है उनके हाथ में, सारा पैसा लोगों को दे दिया उन्होंने, वहां से थोड़ा थोड़ा ब्याज आता है, बट अच्छा पैसा उनके हाथ में नहीं है अभी, मतलब कैश कम है। कहने का मतलब ये है कैश कम है। हम ये नहीं कह रहे कि वो लॉस में है, वो तो आगे पता चलेगा क्वेश्चन पढ़ के कि वो लॉस में या नहीं है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। क्वेश्चन अभी केवल इतना बता रहा है, टाइट लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब केवल इतना ही है कि पैसा नहीं है अभी हाथ में, कैश नहीं है, ना बैंक अकाउंट में बैलेंस है ना ही कैश, वो बहुत कम है। हो सकता है इनके कहीं से पैसे आने ही वाले हों 2-4-5 दिन में, करोड़ों रुपया इनके पास आने वाला हो, क्लाइंट से डील हो रखी हो, पर फिलहाल एट प्रेजेंट जहां खड़ा होकर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्षण में, उस मोमेंट पर XYZ कंपनी के पास ना कैश है ना बैंक बैलेंस है। सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम्स पेटिशंस इन अ स्पेशल कोर्ट, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो ब्लॉक पड़े हैं, कहीं स्पेशल कोर्ट में कहीं क्लेम डला हुआ है कंपनी के ऊपर, कहीं पेटिशन डली हुई है, केस चल रहे हैं कंपनी पे बहुत सारे। इस कारण से कंपनी के सारे एसेट्स भी ब्लॉक पड़े हैं, कंपनी उन्हें यूज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है, पैसों की कमी है कंपनी के पास। XYZ has accepted inter-corporate deposits (ICDs) and it is making its best efforts to settle the dues. XYZ ने कुछ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रखे हैं। इंटर कॉर्पोरेट मतलब दूसरी कंपनी से, इंटर कॉर्पोरेट मतलब दूसरी कंपनी से, दूसरी कंपनी से। इंटर मतलब दो के बीच, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, इंटर कॉर्पोरेट मतलब दो कंपनीज के बीच। तो XYZ ने दूसरी कंपनी से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर रखे, ले रखे, और बेस्ट एफर्ट कर रही है टू सेटल द ड्यूज। उनका पैसा वापस लौटाने के लिए कंपनी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। XYZ कंपनी दूसरी कंपनियों का पैसा लौटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है, हाथ में कैश है नहीं, क्योंकि सारे एसेट्स जो है वो केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में ब्लॉक पड़े हैं। There were claims at varied rate of interest from lenders from the due date of ICDs to the date of repayment. और क्योंकि कंपनी के ऊपर उधारी चढ़ रही है, कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रखा है, उधारी है, तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। अब ब्याज के लिए क्या हो रहा है, ब्याज जो है वो ड्यू डेट से आगे जा चुका है। There were claims at varied rate of interest from lenders from the due date of ICDs to the date of repayment. ये जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कंपनी ने ले रखा है, ये जो XYZ कंपनी ने दूसरी कंपनी से उधार पैसा ले रखा है, इसकी ब्याज की ड्यू डेट भी निकल चुकी है, इसकी ब्याज की ड्यू डेट भी आगे जा चुकी है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट एंड नोट फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट वाज अफेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपनी कह रही है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में केवल ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट लिख के चलेंगे, ड्यू डेट के बाद का इंटरेस्ट लिखेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो ये जो कंपनी ने उधार पैसा ले रखा है, XYZ कंपनी ने दूसरी कंपनी से, जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD ले रखे हैं, इसका ब्याज चुकाने की डेट होती है 1 जनवरी। थोड़ी मंदी कर लो, इसका ब्याज चुकाने की डेट होती है 1 जनवरी, ठीक है। अब उसको ब्याज को चुकाने में देरी हो चुकी है, 3 महीने बीत चुके हैं, तो पता है क्या होगा, 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फीस पेनल्टी सब लगेगा। अगर आप किसी का ब्याज समय पे नहीं चुकाओगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज भी लगेगा आने वाले समय के लिए, बिल्कुल लगेगा। अगर तुम किसी का पैसा आज चुकाने की बजाय 3 महीने बाद चुकाओगे तो बाकी के 3 महीने का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि भाई 1 जनवरी की ड्यू डेट है तो 1 जनवरी तक का ही ब्याज लगेगा, वो तो तब है ना जब 1 जनवरी को ही आप पेमेंट कर दो, फिर 1 जनवरी के बाद का ब्याज नहीं लगेगा। 1 जनवरी की ड्यू डेट है, 1 जनवरी को पेमेंट कर दो, फिर ब्याज नहीं लगेगा। 1 जनवरी की ड्यू डेट है लेकिन उस ड्यू डेट को पेमेंट नहीं करते हो तो ब्याज तो तब तक लगता रहेगा ना जब पेमेंट करोगे कहीं जाके। मान लो अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार लेते हो और कहते हो भाई तुझे हम इंटरेस्ट देंगे 10%, साल का कितना बनेगा 10,000, लेकिन तुम ब्याज दे रहे हो उसे साल की बजाय 15 महीने में, 12 महीने की बजाय 15 महीने में, तो एक्स्ट्रा 3 महीने का ब्याज तुम्हारा दोस्त लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। वो बोलेगा भाई बात थी 12% एनुअल, बात थी 10% एनुअल, 12,000 बन रहा था 1 साल का, 12,000 बन रहा था 10,000 बन रहा था, 10,000 1 साल का, 12 महीने का, तो 3 महीने बाद दे रहा है तो 3 महीने का भी ब्याज लगेगा भाई, 3 महीने का भी ब्याज देना पड़ेगा। ड्यू डेट पे पेमेंट कर देते हो तो इंटरेस्ट रुक जाता है,
ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हो तो जब पेमेंट करोगे तब तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये कंपनी बेवकूफ है XYZ कह रही है हम तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में केवल ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट लिख करके चलेंगे, जबकि इनने पेमेंट करनी है बाद में, ड्यू डेट निकल चुकी है, ड्यू डेट के बाद का भी इंटरेस्ट देना है तो वो भी लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये छुपाना चाह रही है कंपनी कि हम ब्याज चुकाने में देरी करते हैं, ऐसा नहीं है, इस बात को छुपाना चाह रही है ये। इसके मन में और लोगों से उधार लेने की होगी, अभी ये कंपनी और किसी चक्कर में पड़ी होगी कि कहीं और से भी उधार मिल जाए। अब अगर ये बात अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देगी ये कंपनी कि जी हमने तो पुराने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का ही ब्याज टाइम पे नहीं चुकाया, ड्यू डेट निकल गई थी, बाद में पेमेंट करी, तो कौन उधार दे देगा? इसीलिए ये कंपनी कह रही है नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। ड्यू डेट से लेके आगे तक का जो इंटरेस्ट है, जो डिफॉल्ट पीरियड का इंटरेस्ट है, उसको नॉन प्रोविजन, हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बताएंगे ही नहीं किसी को। On account of uncertainties existing regarding the determination of the amount and in the absence of any specific legal obligation at present, as per the terms of contract, the company consider that these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as debt। बस इतना समझो, ड्यू डेट के बाद के ब्याज को ये कंपनी कह रही है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। हम इसे उधार नहीं मानते, क्लेम है, सामने वाले लोग मांग रहे हैं ड्यू डेट के बाद का भी ब्याज, क्लेम है कंपनी के खिलाफ ड्यू डेट के बाद वाले ब्याज का भी, नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, हम नहीं मानते उसको, हम नहीं मानते उसको। कैसे ना मानोगे भाई, 100 बार मानना पड़ेगा। एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ अ नोट, और ये नोट भी लिख दिया, ये नोट भी लिख दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में ये बात लिख दी कि ड्यू डेट के बाद का जो इंटरेस्ट है हम उसे उधार नहीं मानते, हमारे लिए वो उधारी है ही नहीं, डेट है ही नहीं, हमें वो चुकाना ही नहीं है। बेवकूफ बना रही है ये कंपनी। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। आपसे पूछा जा रहा है कि प्यारे प्यारे होशियार बच्चों, बताओ ये कंपनी ने ठीक किया या गलत किया, ट्रीटमेंट जो कंपनी का है वो सही है या गलत है, क्या आप बताओ। कह रहे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट, हर आंसर में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम और नंबर हमेशा लिखना है, 1 नंबर मिलता है उसका, उसी से शुरुआत करो। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रूडेंस recognizes prudence as one of the major consideration governing the selection and application of accounting policies। कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी साफ साफ कहता है कंपनियों वो पॉलिसी एक्सेप्ट करना, वो पॉलिसी अडॉप्ट करना जो प्रूडेंस को फॉलो करे। थे ना पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए 4 चीजें, ट्रू फेयर व्यू, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैटेरियलिटी। हाँ सर, तो आपका आंसर कह रहा है कि AS1 साफ साफ कह देता है हर कंपनी से कि तुम्हें वो पॉलिसी सेलेक्ट करनी है जो प्रूडेंस के तहत हो। और प्रूडेंस क्या कहता है? एक्सपेक्टेड लॉस है तो बुक करो अभी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि तुमने टाइम पे नहीं दिया, तो भाई उसे डिस्क्लोज करो, लिखो उस लॉस को, अभी रिकॉर्ड करो, अभी बुक करो। और कंपनी कह रही है हम उसे उधार मानते नहीं, तो कंपनी प्रूडेंस के खिलाफ से ली गई। In view of the uncertainty attached to future events, profits are not anticipated but recognized only when realized. Provision is made for all known liabilities and losses, even though the amount cannot be determined. कह रहे हैं प्रूडेंस कहता है कि एंटिसिपेटेड यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को तो बुक मत करो, बट एंटिसिपेटेड लॉसेस को अभी बुक कर दो। AS1 में भी एक्रूअल एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा। Therefore, the treatment done by the company of not providing the interest amount from due date to the date of repayment is not correct. It is apparent that the company has an obligation of an account of the overdue interest. कंपनी को overdue interest देना पड़ेगा, पूरा expected है कि ये लॉस कंपनी को होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपनी को चुकाना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी को ये एक्स्ट्रा लॉस ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक का बुक करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे भी शो करना चाहिए। और कंपनी ने इसे नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट लिखकर सही नहीं किया, कंपनी ने इसे उधारी ना मानकर ठीक नहीं किया। ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज नॉट करेक्ट। अपने वर्ड्स में लिखना है बस ये आपको। भाई सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगली हेडिंग बनाओगे प्रोविजंस। AS1 कहता है कि आपको प्रूडेंस के तहत रह के पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, प्रूडेंस के खिलाफ नहीं जाना है। द पॉलिसी दैट द कंपनी इज अप्लाइंग शुड नॉट बी बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस।
उसके बाद प्रूडेंस बयान कर दो कि प्रूडेंस क्या होता है, कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो बुक करोगे बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को बुक नहीं करोगे। उसके बाद अगली हेडिंग बनाओ फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस। आपके क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रखे हैं जिनके इंटरेस्ट की ड्यू डेट निकल चुकी है, द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज पास्ड एंड the company is not considering the interest from the due date till the date of repayment as debt. The company is showing such interest from the due date till the date of repayment as claim against the company not acknowledged as debt. कंपनी उस पीरियड के ब्याज को कह रही है claim against the company है तो सही बट not acknowledged as debt हम नहीं मानेंगे। फिर नीचे लिखिए conclusion, as per the light of provision of AS1 या in accordance with the provisions of AS1 the treatment done by the company is not correct. कंपनी ठीक नहीं कर रही है। AS1 and prudence combined says that expected losses have to be booked and disclosed. Therefore the company should provide for extra interest from the period due date till the date of repayment. Such interest should form part of the financial statements. इतने वर्ड्स लिखने आपको अपने शब्दों में बना करके बात खत्म। तो बच्चा पार्टी हमारी सारी इलस्ट्रेशंस यहाँ पर समाप्त होती हैं, अच्छे से पढ़िएगा, इनको लिख लिख करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए हमसे पूछिएगा, कुछ वर्ड्स बनाने में दिक्कत हो कनेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब ना पता हो, वर्डिंग करने में दिक्कत आ रही हो, कोई भी इशू हो, हम आपके लिए आफ्टर क्लास सपोर्ट में इसी डेडिकेशन के साथ हाजिर हैं जिस डेडिकेशन के साथ इन क्लास सपोर्ट हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भी झिझकिएगा मत, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप पूरा कोर्स बाय करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, टीम का नंबर मिल जाएगा, कनेक्ट करें। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 सफलता बैच, चार्टर स्टडीज़ एकेडमी, बोथ ग्रुप्स 12,000, कोई भी एक ग्रुप 7,000, अपने 2,000 बचाएं और बोथ ग्रुप में जरूर एनरोल कराएं। 999 पे आपको फाउंडेशन का रिजल्ट अगर नहीं आया है तो सीट बुक हो जाएगी। फाउंडेशन का रिजल्ट अच्छा रहता है तो रिमेनिंग प्राइस दे देना, अच्छा नहीं रहता है तो पूरा 999 आपका रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये केवल रिजल्ट से पहले का प्री बुकिंग प्राइस है, उसके बाद ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। कोई भी डाउट हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको कंसिडर करके चलेंगे। चलो तो बच्चा पार्टी, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।